हेलो एवरीवन, मैं आपको ये बताऊं कि आधुनिक भारत को अगर हम समझे तो आधुनिक भारत को हम दो हिस्सों में बांट करके समझ सकते हैं। पहला हिस्सा वो है कि जब आप एनसीईआरटी को देखेंगे, स्पेशली मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं कि एनसीईआरटी में मुगल साम्राज्य का पतन होता है और उसके बाद यूरोपियों का प्रवेश होता है। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां, प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक संगठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, उसके बाद 1857 का विद्रोह, 1858 के बाद प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। इसके बाद देखिएगा 8वें चैप्टर के बाद 9वां चैप्टर जो आता है उसमें कहते हैं नए भारत का उदय, और उसके बाद आप देखिएगा स्वराज के लिए संघर्ष, नए भारत का उदय। और तो कहने का मतलब यह है कि नए भारत का उदय में कुछ खास नया है। नए भारत के उदय में क्या होता है कि अब भारत के लोग ये समझने लगते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। राष्ट्रीय आंदोलन होने लगता है, सारे लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट्स, एक इमोशन आ जाता है कि हम लोग एक ही भारत के हैं, हम लोग धर्म, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठकर। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है आने में इतना लंबा टाइम लगता है। देखिए जब भी कोई काल एक गुजरता है जहाँ एक वंश या एक प्रजाति या एक किसी एक का शासन काल होता है, जैसे मुगल का था, तो मुगल ने जो शासन किया उसको जाते जाते औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक ट्रांजिशन फेज होता है 50 साल 100 साल का, और फिर आधुनिक काल आता है जिसमें अंग्रेज आते हैं, स्पेशली अंग्रेजों का उदय होता है और अंग्रेज जीतते हैं, और फिर आधुनिक काल आता है, आधुनिक भारत का उदय होता है, राष्ट्रीय आंदोलन होता है। इसी तरह आप प्राचीन भारत में देखिए, मौर्य साम्राज्य के जाने के बाद मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर साम्राज्य, और ये जो ट्रांजिशन फेज है मध्यकाल के पहले का, इसमें भी 50-100 साल लग जाता है, 50 साल लग जाता है। तो उसी तरह एक ट्रांजिशन फेज को समझने में असल टाइम लगता है। उसके बाद फिर इतिहास की एक धारा हो जाती है। तो आधुनिक भारत को भी दो हिस्से में बांट के देखिए, एक हिस्सा जहां यूरोपीय पूरे तौर पे प्रभावशाली था और हमारा शोषण कर रहा था, लेकिन इस शोषण की नीति को समझने में हमें 50 साल लग जाता है, क्योंकि हमें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बांट करके उन्होंने हर तरह उलझाए रखा। अब नए भारत का उदय हुआ। नए भारत का अर्थ है कुछ नया। नया का मतलब राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीयता का उदय। लोगों के अंदर ये भावना प्रवृत्ति करने लगी कि हम लोग एक ही भारत के हैं, हम लोग एक हैं, हम लोग जाति में नहीं बटेंगे, क्योंकि अंग्रेज बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत पे चल रहे थे। लेकिन इस बात को समझने में हमें इतना टाइम लग गया और नया भारत का उदय। तो आप ये देखिए कि एनसीईआरटी के जो अब चैप्टर शुरू हो रहे हैं उसमें नए भारत के उदय का मतलब नए नए धार्मिक आंदोलन चलते हैं, सामाजिक आंदोलन चलते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सब लोग न्यूज़पेपर से जुड़ते हैं, मीडिया से जुड़ते हैं, आम भारतीयों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग भारतीय हैं। इस तरह से आप ये देखिएगा कि 1857 के बाद, विशेषकर आप देखिए 1900 के बाद, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद आप देखिए कि हर साल कांग्रेस के लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर एक लक्ष्य रखते हैं किस तरह लोगों को जोड़ें, लोगों को समझाएं। और इस तरह आते आते आप ये देखिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 1919 की घटना, जितनी भी घटना होती है उन सारे घटनाओं के कारण लोगों में यूनिटी आती है। अंग्रेजों के शोषण के कारण आवाज बुलंद होने लगती है। ये आवाज धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पे चली जाती है। ये चाहे आप ये देखिए चंपारण में असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, ये सारी शुरुआत होती है और धीरे धीरे लास्ट में आकर भारत छोड़ो आंदोलन तक, और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाता है। और अंततः आप देखिए कि भारत में स्वतंत्रता 1947 में मिलती है। तो यहाँ पे अब
जो है नेचर बदल गया है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक धार्मिक आंदोलन और नए नए लोगों को जोड़ने के नए नए तरीके, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कैसे किया जाएगा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका न्यूज़पेपर की रही और शिक्षित लोगों की रही। विशेष करके शिक्षित लोग बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और दादा भाई नौरोजी, गोखले, इन सब लोगों ने लोगों को जोड़ने का काम किया। तो ये था आधुनिक भारत में जो नए चैप्टर हैं 9, 10, 11, 12, 13, ये स्वराज के लिए संघर्ष। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं और फिर उसके बाद आश्रम की स्थापना करते हैं, असहयोग आंदोलन होता है। तो ये सारा आप ये देखिएगा कि अब इतिहास जो है एक नए मोड़ पे जा रहा है, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है यहाँ से।